हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज का क्लास थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोगों ने बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है और 90% तक हम लोग का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर है। बचा है 10% जो कि हम लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और वो भी क्लियर करा देंगे। बचा है हमारा सब्जेक्टिव जो पीछे है अभी। तो हम यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे बाबू हम सब्जेक्टिव करने वाले हैं। वो भी कितना सब्जेक्टिव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं कि हम आज कितना सब्जेक्टिव करने वाले हैं। ये आपको दिख गया, हम 100 सब्जेक्टिव करने वाले हैं। वो भी क्या, गेस प्रश्न जिसको जल्दी से आपको याद कर लेना है क्योंकि टाइम आपके पास नहीं है। तो यहाँ आप देखिए 3 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है और ये आपको पता ही है। तो इसके लिए कैसे तैयारी करें, क्या पढ़े, तो हम आपको 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। गेस ये 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देख के लगेगा कि सर जी अब इतना टाइम में 100 को सब्जेक्टिव कैसे याद होगा। बाबू बिल्कुल याद हो जाएगा, हम तो एक दिन में 50 को याद करवा देंगे। बस आप इस क्लास को देखिए, ना समझ में आए तो कमेंट में जो मर्जी वो बोलिएगा कि हाँ सर जी हमको नहीं आया या कुछ भी, हम आपको अभी के अभी याद करवा देंगे। और जिनको अभी याद भी नहीं हो रहा है ना, एक बार में दोबारा आप इस वीडियो को देखिए, 100% गारंटी है कि आपको ये याद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पे बहुत वार किया, लेकिन हम लोग का बारी है अब सब्जेक्टिव का। तो यहाँ देखिए एक बार में 100 सब्जेक्टिव करा तो देंगे, लेकिन आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक प्लान बनाए हैं प्यार बच्चों की, 1 से लेकर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक का एक वीडियो में। यानी क्या क्वेश्चन, तो गेस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए गेस क्वेश्चन हम लोग करेंगे का, तो यहाँ पे करेंगे आज की इस वीडियो में 50 करेंगे क्या, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक का 50 गेस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आपको कोशिश करेंगे कि अभी के अभी ये याद भी हो जाए, और पक्का है कि आपको याद करवा देंगे, 100% है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला जो नेक्स्ट आएगा ना, 9 से लेके जितना लास्ट चैप्टर है 16 चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और आपको पूरा समझ में भी आएगा और इसी में से क्वेश्चन भी रहेगा। सब्जेक्टिव गारंटी है, पूरा क्वेश्चन बैंक का मटेरियल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितने सारे स्टूडेंट की तैयारी नहीं हुई ना, वन शॉट में आज यहाँ पे कितना 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सब क्या रेडी है बाबू, एक बार बताइए आप सब क्या रेडी हैं? रेडी हैं तो प्यारे बच्चों निवेदन है आपसे कि एक बार वीडियो को तुरंत शेयर मार दीजिए, तुरंत ही शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है शेयर करना। और एक बार शेयर कर दीजिए, और जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो फटाफट से देख लेंगे। तो बाबू चलिए, टाइम वेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट इसका बहुत जल्दी आने वाला है, जिसमें 50 से 100 तक हो जाएगा। और सब्जेक्ट के ऑल पे कर दीजिएगा, जो बेल आइकन होगा। उसके बाद से व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग बाबू जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे है, नोट कीजिए 91 35 74 2024। आप इसमें मैसेज करके फटाफट से क्या कीजिए बाबू, व्हाट्सअप ग्रुप में फटाफट ज्वाइन हो जाइए। तो ये तो प्यार बच्चों कॉमन सी बात है, ये आपको समझ में आ गई है। और ये गेस क्वेश्चन है, जितना भी कराएं गेस क्वेश्चन जल्दी से याद कर लीजिए, पक्का है कि याद कर लेना है आपको। ठीक, तो यहाँ आप देखिए एक बात यहाँ पे है कि इसका पीडीएफ हम यहाँ देखिए एग्जाम नजदीक आ गया है, तो पीडीएफ के लिए कोई यहाँ पे देखिए कॉन्फर्माइज नहीं। इसका 50 क्वेश्चन का पीडीएफ, 50 सब्जेक्टिव, जो कि कोई आपको फ्री में नहीं देगा। 50 सब्जेक्टिव आपको क्या मिलेगा बाबू, फ्री मिलेगा। कैसे मिलना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, लिंक जाएगा एक, दबा के आपको डाउनलोड कर लेना है फ्री में। और उसके बाद से हम लास्ट में बताएंगे कि पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए बाबू एक बार सभी बच्चे मुस्कुराते हुए यस बोल दीजिए कि सर जी क्लास को ये स्टार्ट कर दीजिए। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बाबू समझा देंगे। और देखिए हमारे कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह पढ़िए धड़, और सब्जेक्टिव को पूरा मन लगा के समझिए, ताकि क्लासरूम में ही याद हो जाए कि आपको पोथी पत्र लेके रटना ना पड़े। ठीक, तो यहाँ पे ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण लिखें। विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण लिखने हैं। विद्युत आवेश प्यारे बच्चों, चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम समझा देंगे। यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण क्या क्या होते हैं। वो पहला तो आवेश हमारा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण सिद्धांत, जो कि बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है कि विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण का नाम लिखें। बाबू 2 मौलिक गुण बताना है। तो सबसे पहले आवेश एक संरक्षित होता है। आवेश को ना तो आप उत्पन्न करेंगे, ना तो कोई उसको नष्ट कर सकता है। जो चार्ज होता है ना, इसको कोई उत्पन्न नहीं कर सकता है और ना ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। ये ब्रह्मांड में सदैव ही क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे ये हमारा होता है पहला। और यहाँ देखिए तो लिखना है आपको कि आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। पहला यहाँ पे आंसर देना है आपकी, आवेश संरक्षित होता है।
आवेश क्या होता है, योज्यता होता है। तो ये हमारा हो गया, 2 गो यहाँ पे लिखना है, लिख दिए। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, यहाँ से आप लोग समझना स्टार्ट कीजिएगा। ये 90% की पूछेगा, 90% की ये 2024 के एग्जाम में है, क्योंकि ये 2020 के बाद 2 साल बाद 2022 में, और 20 के पहले वाला नहीं लिखे, कई बार उससे पहले भी लिखा हुआ है। तो 2020 के बाद 22 में, और उसके बाद है नंबर 2024 में, जो कि आपका एग्जाम है। तो यहाँ पे आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ही क्या किया था, आवेश संरक्षण के सिद्धांत को दिया था। और उनके हिसाब से क्या होता है, आवेश को ना तो कोई उत्पन्न करेगा, आवेश को ना तो कोई नष्ट कर सकता है, ना तो कोई बना सकता है, ना तो कोई उसे मिटा सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। और जो आवेश हमारा होता है ब्रह्मांड यानी प्यारे बच्चों क्या, उसी में जो क्या रहता है, हमेशा सुरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक, और यही होता है हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो देखिए कितना आसानी से आपको समझ में आ भी गया होगा कि आवेश संरक्षण, आवेश को संरक्षित करने का सिद्धांत क्या है। तो आवेश को यानी जो चार्ज होता है, ना कोई उत्पन्न करेगा, ना कोई नष्ट करेगा, वो ब्रह्मांड में सदैव ही सुरक्षित रहता है। तो ये हमारा हो गया आवेश संरक्षण सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आ गया। 1-2 बार देखिएगा वीडियो प्यारे बच्चों, 100% आपको गारंटी की क्लियर हो गया होगा। हो रहा है ना बाबू, समझ में आ रहा है ना, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी। आप देखिए कूलम्ब बल की यहाँ पूछा जा रहा है कि सीमाएं क्या है। देखिए कूलम्ब के बल की सीमाएं क्या है, तो आप लोग कूलम्ब के बल को यहाँ पे देखिए, कूलम्ब का नियम सुने होंगे कि ये 2 बिंदु आवेशों के बीच के लिए ही होता है बाबू। 2 बिंदु आवेश के लिए, यानी 2 बिंदुओं के आवेशों के लिए ये सत्य होता है। ये आपको पता है ना कि कूलम्ब का नियम 2 बिंदु आवेश। तो यहाँ पे सबसे पहला कि इसकी सीमाएं क्या होगी कि ये बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होगा। आप लोग कूलम्ब का बल का नियम यहाँ पे जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये पॉइंट रूल के लिए, बिंदु के लिए, बिंदु चार्ज यानी पॉइंट यहाँ पे चार्ज के लिए ही सत्य होगा पहला। और ये ज्यादा अधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं होता है। यहाँ देखिए ज्यादा अधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। ये भी क्या है, इसकी सीमाएं हैं। और आपको ये भी लिखना है कि इसकी एक लिमिट होती है कि 10 की पावर -15 से कम दूरी के लिए भी आप चाहें कि इसको लागू कर दे तो वो भी नहीं होगा। यानी इसका सीमा बताना है कि क्या क्या इसकी सीमाएं हैं। आदमी का भी सीमा है कि ये सीमा से आप क्रॉस नहीं कर सकते। वही है कि कूलम्ब का नियम सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए है, ज्यादा दूरी पर है तब भी सही नहीं है, और ज्यादा नजदीक है यानी 10 की पावर -15 से नजदीक है तब भी ये सत्य नहीं है। और ये क्या होता है, एक सार्वत्रिक नियम कहा जाता है इसको। तो यहाँ पे ये सब सीमाएं हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं, जिसमें से हम आपको कुछ जवाब दिए। तो चलिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कूलम्ब के बल की क्या क्या सीमाएं हैं बाबू। तो यहाँ आप देखिए 2010 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और भी पूछा गया, हम नहीं लिख पाए हैं बाबू कि लेट हो जाएगा। देखिए आप देखिए कूलम्ब के बल के नियम सीमाएं क्या है, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य, पहले हम आपको बताए थे। अब देखिए कि यह नियम अधिकतम दूरी के लिए भी सत्य नहीं होता है, अधिकतम दूरी के लिए लागू नहीं होगा, हम ये भी बताएं अभी। और यह नियम 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। तो ये भी बताएं हम आपको, तो ये भी याद हुआ कि नहीं। और यह एक क्या है, सार्वत्रिक नियम है, यूनिवर्सल नियम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद हो गया कि नहीं, सही से बताइएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ देखिए धारावाही चालक, यानी यहाँ देखिए धारावाही चालक तथा समविभव सतह में विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को प्यारे बच्चों क्या करना है, परिभाषित करना है। समविभव सतह और विद्युतीय क्षेत्र को आपको परिभाषित करना है। तो यहाँ पे देखिए विभव क्षेत्र क्या होता है, तो विभव, यहाँ देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्यारे बच्चों की, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, F/Q होता है। यानी प्यारे बच्चों किसी बिंदु आवेश को, यहाँ पे आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी इकाई धनात्मक आवेश को यहाँ देखिए पर लगने वाला बल विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल, यानी ये जो है यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको अभी के अभी यहाँ पे क्लियर करा देंगे। इकाई धनात्मक आवेश क्यों क्या होता है, आवेश होता है, इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा, इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला जो फोर्स होगा, जो बल होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आया ना, इकाई धनात्मक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा हमारा विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। अब यहाँ पे आता है समविभव सतह। समविभव सतह क्या होता है कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव की मात्रा हर एक बिंदु पर विभव क्या हो, समान हो, उसे समविभव सतह कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। तो हम लोग तो समझ गए कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो किसी धनात्मक आवेश पर लगने वाला जो बल होगा हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आ गया। अब समविभव सतह क्या होता है, तो वह यहाँ पे देखिए
यहाँ देखिए वह सतह जिसके सभी बिंदुओं पर समान विभव होता है उसे समविभवी सतह कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी याद हो गया। अब देखिए विद्युतीय क्षेत्र हमेशा एक समविभवी सतह के लंबवत होता है। जो विद्युतीय क्षेत्र होता है ना हमेशा समविभवी सतह के क्या होता है, लंबवत होता है। समझ में आ गया? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगला आ जाएगी यहाँ देखिए इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या है, इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग बताएं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या है, तो किसी वस्तु या व्यक्ति को वैद्युत क्षेत्र से बचाकर उसके खोखले कंडक्टर के अंदर रखने की घटना ही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या हो गया। जैसे घरों में देखे होंगे कि बड़े बड़े जो बिल्डिंगें होती हैं ना उसमें एक टावर लगा होता है और उस टावर को जमीन के अंदर क्या कर दिया जाता है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है कि उसके आसपास जितनी भी हमारी बिजलियां गिरने वाली होती है ना वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करके जमीन में डायरेक्ट डाल देता है। यानी उसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण कहते हैं। यानी किसी वस्तु या व्यक्ति को वैद्युत क्षेत्र से बचाकर उसको खोखले कंडक्टर के अंदर रखने की घटना ही हमारे क्या कहलाती है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण कहलाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद हो गया बाबू। थोड़ा सा और स्पीड करेंगे क्योंकि हमको 50 ऑब्जेक्टिव देखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी सतह पर विद्युतीय प्रभाव को परिभाषित करें, और ये बिहार बोर्ड 2019-2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देखते चलिए बाबू कब कब ये पूछा गया है कि किसी सतह पर विद्युतीय प्रभाव को परिभाषित करें। किसी भी सतह पर, कोई भी एक सतह है उस पर विद्युत के प्रभाव को परिभाषित करना है। देखिए कैसे करना है, तो किसी सतह के पर लंबवत गुजरने वाले विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या हमारी सतह पर क्या होती है, विद्युत का प्रवाह कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा इसको कि किसी सतह पर लंबवत गुजरने वाले वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या, किसी लंबवत गुजरने वाले पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोला जाएगी कुल संख्या ही हमारा क्या कहलाती है, वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो ये भी आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, पारा वैद्युत शक्ति क्या होता है। पारा वैद्युत शक्ति, पारा वैद्युत शक्ति पूछा गया जो कि 2016 में ये पूछा गया है बाबू। 1 से चैप्टर 1 से लेके 8 तक का आपको पूरा गेस क्वेश्चन मिल रहा है, जिसको आपको पढ़ के बाबू याद कर लेना है। और हम यहाँ पे समझा भी रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। इसका PDF भी मिल जाएगा, कहाँ पे मिलेगा वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए प्यारे यहाँ पे अब इसको समझते हैं, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि पारा वैद्युत शक्ति क्या होता है। तो देखिए किसी वैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र का वह मान जिसके ऊपर अचालक चालक बन जाए उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, पारा वैद्युत शक्ति कहते हैं। समझे, यहाँ पे समझ लीजिए कि किसी पारा वैद्युत माध्यम के लिए वैद्युत क्षेत्र का वह मान जिसके ऊपर क्या हो जाए प्यारे बच्चों कि अचालक पदार्थ भी क्या हो जाए, चालक पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग पारा वैद्युत शक्ति कहते हैं। तो समझ गए कि यहाँ देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिस पे अचालक पदार्थ क्या बन जाए, चालक बन जाए, यहाँ पे उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारा वैद्युत शक्ति कहेंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि हवा की पारा वैद्युत शक्ति वोल्ट प्रति मीटर होता है, यहाँ पे ये सब लिख सकते हैं, ये सब बढ़ाने के लिए। अगला आज के वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण का मूल कारण क्या है। आवेश का क्वांटमीकरण प्यारे बच्चों बहुत बार, लगभग ये 5 से 7 बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए इसको गेस क्वेश्चन की कैटेगरी में डाला गया। ये है कि वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। तो हम आपको बताए हैं कि जो किसी भी पिंड पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना चाहिए ना, यहाँ पे समझिएगा कि ऐसा आपको नहीं समझाएगा कोई, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से, और आपको पूरा बच्चा की तरह कोई नहीं समझाएगा। कि यहाँ देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। तो बाबू हम यहाँ पे आपको क्या बताएं कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है। तो जो किसी भी पिंड पे या किसी भी वस्तु पे जो इलेक्ट्रॉन एक पिंड से दूसरे पिंड पे जाते हैं ना, तो उनका पूर्ण गुणज होना चाहिए, यानी जाना चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा ना कि 1.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 4.6, यानी पॉइंट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी हमारा यहाँ पे आवेश का क्वांटमीकरण ये कहता है कि किसी भी पिंड पे वस्तु मतलब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण यानी कहते हैं या उसका मूल कारण होता है। यानी देखिए इसका यह मूल कारण है बाबू, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका यह मूल कारण है कि यहाँ देखिए एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्ण प्यारे बच्चों क्या
संख्याओं में ही हो सकता है। यानी वही बात है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होना चाहिए ना, पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन भेजना है तो 5 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन भेजना है तो 100 इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होगा हमारा सही। अब ऐसा नहीं हो जाए कि 1.5 इलेक्ट्रॉन भेजना है, 10.8 इलेक्ट्रॉन भेजना है, तो ये हमारा गलत होगा। यही हमारा क्या होता है वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण होता है। तो ये भी आपको याद हो गया। अगला आ जाइए कि स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या है, इसका उपयोग लिखे। वही है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक वही क्वेश्चन है, दो बार यहाँ पे हो गया है कि मतलब देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन उसमें प्यारे बच्चों कुछ और था, इसमें कुछ और है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रशिक्षण क्या है, इसमें पूछा गया कि एक उपयोग को भी लिख दीजिए। तो देखिए फिर से समझते हैं कि यहाँ आप देखिए कि स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण क्या है। तो स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक चार्ज क्षेत्र से बाहरी चार्ज क्षेत्र को बचाया जाता है। इसे फैराडे पिंजरा भी कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में फैराडे पिंजरा यहाँ देखिए किसी बाहरी विद्युतीय क्षेत्र की यहाँ देखिए कार्यान्वित को रोकता है, जिसके अंतर्गत आंतरिक वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। समझे, यहाँ पे आप लोग इसका समझिएगा कि ये क्या होता है। ये होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझना है, हम आपको समझा दिए हैं कि जो बाहर का वैद्युत क्षेत्र होता है, जैसे बिजली उजली गिरती है तो आपके बहुत सारे बिल्डिंग है, चाहे अपने घरों पे क्या किए जाते हैं, रोड लगा दिए जाते हैं और उसको वायर से कनेक्ट करके डायरेक्ट अर्थ में लगा दिया जाता है कि जो कि बाहरी जो आपका वैद्युत क्षेत्र है ना, जैसे आपकी बिजली गिरेगी तो बिजली आसपास ना गिर के उसका जितना क्षेत्र रहेगा ना, वो क्या करेगा, उस बिजली को रॉड एब्जॉर्ब करेगा, वो अर्थ में जमीन में ले जाके क्या करेगा, डायरेक्ट डाल देगा, जिससे किसी को खतरा नहीं होगा। उसे हम लोग स्थिर वैद्युत प्रशिक्षण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की विद्युत फ्लक्स क्या है। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से 1 से लेकर 8 तक का आज 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो सभी बच्चे एकदम ध्यान पूर्वक करिएगा। ये देखिए कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या यहाँ पे क्या लिखा है, किसी यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, यानी ये जो लंबवत वैद्युत क्षेत्र हमारा गुजर रहा है ना, इसी की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। चलिए विद्युतीय फ्लक्स धनात्मक ऋणात्मक या शून्य के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे आपको ये भी लिख देना है। चलिए ठीक है। उसके बाद से लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र को विद्युतीय फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखिए वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि होता है जिसके सतह से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा। देखिए कितना बेहतरीन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि यहाँ देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के गुजरने मतलब किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वैद्युत क्षेत्र फ्लक्स को विद्युत फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको वैद्युत क्षेत्र का डिफिनेशन सेम दिए हैं, आपको दिए हैं ना, तो यहाँ पे उसको इसी नाम से भी जाना जाता है। यह एक अदिश राशि होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये देखिए विद्युत विभव, ये बहुत बार हम आपको समझा चुके हैं कि विद्युत विभव आखिर होता क्या है। विद्युत विभव आखिर होता क्या है, विद्युत विभव क्या होता है। तो एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना भी आपका कार्य किया जाता है ना, उसे हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ये क्या है हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। कई बार आपको समझा चुके हैं, जो भी बच्चे समझ चुके हैं फिर से रिवीजन करते चलिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत पढ़ लिए हैं, हमको अभी सब्जेक्टिव करने की बारी है। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जितने भी सारे बच्चे हैं यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन है कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो एकांक धन आवेश को यहाँ पे क्या है, क्यू नोट आवेश यहाँ पे मान लीजिए है, और एक आवेश क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्यू नोट आवेश है। अब यहाँ पे वैद्युत विभव क्या कहता है, एकांक धन आवेश को, ये एकांक में है ना, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा, क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है ये जो ये अंदर है। तो एकांक धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितना भी हमारा वर्क होगा ना, जितना भी काम पड़ेगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वैद्युत क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद कर लेना है। इतना अच्छे समझा रहे हैं, प्लीज आप लोग समझ लीजिएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा।
कि वैद्युत विभव क्या कहते हैं, वैद्युत विभव क्या होता है, तो एकांक धनावेश, ये वैद्युत क्षेत्र है हमारा पीला वाला, तो देखिए ये एकांक धनावेश क्यू नॉट होगा, यहाँ पे क्यू नॉट है, तो ये एकांक में है, तो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना भी आपका कार्य लगेगा ना, वर्क जितना भी लगेगा, उसे ही हम लोग वैद्युत विभव कहेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एकांक धन आवेश यहाँ देखिए को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक, उसका नाम कुछ भी हो सकता है, आप नाम भी रख सकते हैं प्यारे बच्चों, ये P है और ये Q है। अब यानी Q को P तक लाने में जितना कार्य लग जा, तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य है ना, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो यहाँ पे आपको समझ लेना, यदि किसी प्रशिक्षण आवेश Q नॉट को एकांक यानी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य प्यारे बच्चों क्या हो, W हो, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव की मात्रा क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, W बटा Q नॉट होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रख लेना है। तो यहाँ पे आपको समझ नहीं पा रहे, समझ में आ रहा है ना, तो प्यारे बच्चों ऐसे ही समझ में आएगा, आप लोग सिर्फ करते रहिए, पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए, वो क्या था, विद्युत विभव था। अब यहाँ पे आता है विद्युत विभवांतर। अब देखिए विद्युत विभवांतर में क्या होता है, उसमें क्या करते थे, अनंत से एक बिंदु को वैद्युत क्षेत्र में लाते थे। इसमें वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। इसमें क्या होता है, अनंत से नहीं, वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। जैसे हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत विभव में क्या होता था कि यहाँ पे कोई क्यू नॉट आवेश होता था और उसको यहाँ तक लाते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, विभवांतर में क्या होगा कि विभवांतर में प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर ये सब क्रियाएं होती हैं। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, एगो यहाँ पे क्यू नॉट आवेश है और इसी के अंदर यहाँ पे क्यू नॉट आवेश है। उसमें क्या था, वैद्युत क्षेत्र के बाहर से हम लोग लाते थे। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के अंदर, समझिएगा वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु आवेश को दूसरे बिंदु आवेश तक लाने में जितना भी कार्य होगा ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। यानी ये मान लीजिए कि ये Q आवेश है, इसको P तक लाने में जितना भी कार्य होगा वैद्युत क्षेत्र के अंदर, उसे हम लोग वैद्युत विभवांतर कहेंगे। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य किया जाता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। यदि यहाँ पे बिंदु A से B तक या P से Q तक हो तो VA माइनस VB यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे याद रखेगा VA माइनस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग PQ माने हैं ना, तो यहाँ पे देखिए VP माइनस VQ बराबर ये क्या हो जाएगा पर बच्चों, W बटा Q नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आज कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा बाबू ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आखिर होता क्या है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है समझिए, तो यहाँ आप देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने के बाद क्या होता है, अर्जित होता है, उसे हम लोग एक वोल्ट विभवांतर कहते हैं। जो क्या होता है, कोई एक वोल्ट, यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर करके त्वरित करके जो अर्जित करता है ना, उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जिससे इसका मान क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपको पता है मान कितना, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए विभव परमणता क्या होता है, तो ये क्या आप देखिए, विभव परमणता क्या होता है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव परमणता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये डिफिनेशन हम इतना आसान लिखते हैं ना कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। यहाँ पे विभव परमणता क्या होता है, तो दूरी के सापेक्ष विभव परमणता यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आप देखिए दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को, यहाँ पे x मान लीजिए दूरी है, तो यानी आप देखिए वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, विभव परमणता कहते हैं। समझिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष का मतलब होता है बटा, उसे ही हम लोग विभव परमणता कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद हो गया, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि विभव परमणता का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलिएगा वोल्ट प्रति मीटर होता है, यानी वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा इसका, यहाँ पे मात्रक पूछेगा तो। अथवा इसको न्यूटन प्रति कूलम भी कहते हैं ना बाबू, तो यहाँ पे ये NC
इन्वर्स भी होता है इसका। तो यहाँ देखिए इसको न्यूटन प्रति कूलम भी कहते हैं। और यह एक क्या होता है, सदिश होता है, क्योंकि इसके परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। और यहाँ देखिए जिसकी दिशा क्या होती है, तो प्यारे बच्चों निम्न विभव से क्या होती है, उच्च विभव की ओर होती है। जिसकी दिशा क्या होती है, निम्न से उच्च की तरफ होती है। तो अगर आपसे विभव परिवर्तन पूछता है तो आपको लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र में विभव में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विभव प्रवणता कहते हैं, जो कि एक सदिश राशि होता है जिसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको और भी कुछ लिखना होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं कि जिसकी प्यारे बच्चों दिशा जो होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। चलिए समविभवी पृष्ठ क्या होता है, समविभवी पृष्ठ बाबू चैप्टर 1 से लेकर 8 तक का सारा गेस क्वेश्चन है, प्लीज इसको छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा। ये अंतिम मौका है आपके लिए। टाइम कहाँ है बाबू, 3 तारीख हो गया आज और 21 तारीख से आपका एग्जाम है, प्लीज कर लीजिए कुछ ना कुछ। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि वैद्युत समविभवी पृष्ठ क्या होता है। समविभवी पृष्ठ क्या होगा प्यारे, तो यहाँ पे समझना है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित यहाँ देखिए एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर क्या होता है, विभव की मात्रा प्यारे बच्चों समान होती है। तो यहाँ पे याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके हर बिंदु पर विभव क्या होगी बाबू, हर बिंदु पर विभव हमारा क्या होगा, एक समान होगा। चाहे वो विभव आए चाहे वो प्यारे बच्चों विभव जाए, यहाँ पे ये जाए चाहे वो आए, सबकी मात्रा प्यारे बच्चों क्या होगी, समान होगी। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, समविभवी पृष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। समविभवी पृष्ठ में क्या होता है, जिसके हर बिंदु पर विभव की मात्रा एक समान हो उसे समविभवी पृष्ठ कहा जाता है। यहाँ देखिए समविभवी पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है। तो ये प्यारे बच्चों याद रखना है कि W बराबर क्या, कोई कार्य नहीं, यानी W बराबर वर्क बराबर 0 होता है इसमें। तो ये भी आपको याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों की धारिता किसे कहते हैं। धारिता बहु धारिता बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। धारिता आखिर किसे कहा जाता है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग कर लीजिएगा पूरा क्लास। देखिए धारिता किसे कहते हैं, तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी चालक को दिए गए एक, यहाँ देखिए किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में जितने भी होने वाली वृद्धि होगी ना, उसके अनुपात यानी बटे को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग धारिता कहेंगे। यदि किसी चालक का दिया गया आवेश Q तथा विभव में होने वाली वृद्धि भी हो, तब इसका मात्रक क्या बनता है, कूलम प्रति वोल्ट बनता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इससे फैराडे द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, Q समानुपाती V होता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है। यहाँ पे दे रखा है कि यदि किसी चालक को दिया गया आवेश Q हो और प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि भाग लेने वाला मतलब विभव में होने वाली वृद्धि भी हो, तब प्यारे बच्चों इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q समानुपाती भी। और यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q है Q समानुपाती हटता है, इक्वल टू लगता है, एक कॉन्स्टेंट लिख दीजिएगा, C एक कॉन्स्टेंट और V, यानी Q इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, CB हो गया। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। अब यहाँ पे आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, धारिता निकालना है तो Q बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है। बहु 50 वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पीड हमको लग रहा है कि बढ़ाना पड़ेगा, तभी प्यारे बच्चों सब चीज़ हो पाएगा, ठीक ना। क्योंकि इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव को फटाफट बताते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव को हम आपको पूरा डीपली समझाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन आखिर होता क्या है। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या होता है, तो यहाँ देखिए इस संधारित्र में संधारित्रों को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि आप देखिए ये क्या है, आपका पहला संधारित्र है। समझिएगा मेरे प्यारे लाल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे यहाँ पे एक याद रखिएगा, ये पूछता है तो हम इसको बता देते हैं। ये क्या है, हमारा पहला प्लेट है, C1 प्लेट है। ये क्या है बाबू, हमारा दूसरा प्लेट है, C2 प्लेट है। ये हमारा क्या है, तीसरा यहाँ पे प्लेट है। तो यहाँ देखिए श्रेणी क्रम समायोजन, वो भी संधारित्र का पूछे। देखिए संधारित्रों का यहाँ पे श्रेणी क्रम का समायोजन में क्या होता है, एक संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, जिसमें से प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, पहले संधारित्र के ये दूसरा प्लेट है ना, इसके दूसरे संधारित्र का ये पहला प्लेट है, इससे यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ आप देखिए जब दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के, ये तीसरा संधारित्र का पहला प्लेट है, जब इससे ज्वाइंट कर दिया जाएगा, इसी क्रम में अगर और भी चलता रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, तो उसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन कहेंगे। यानी पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के ये पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है, जबकि दूसरे संधारित्र को दूसरे प्लेट के तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए कि और संधारित्र रहेगा तो तीसरे प्लेट के दूसरे
मतलब दूसरे प्लेट से चौथे प्लेट के पहले प्लेट को जोड़ दिया जाएगा। तो इस क्रम में चलने वाले प्यारे बच्चों क्रम को हम लोग संधारित्रों का श्रेणी क्रम समायोजन करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी याद हो गया बिल्कुल बढ़िया से, तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि आप इसे लिख दीजिएगा। अगला आ जाएगी संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन ये होता है कि जो संधारित्र है आपका, बाबू यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका संधारित्र है ये क्या है प्यारे बच्चों, पहला संधारित्र है, ये क्या है दूसरा संधारित्र है, ये क्या है तीसरा संधारित्र है। यानी यहाँ पे देख लीजिए दोनों के दो दो प्लेट है प्यारे बच्चों, एक पे प्लस क्यू आवेश है और उस पे क्या है माइनस क्यू आवेश है, समझिएगा। तो यहाँ देखिए जब संधारित्रों के सभी प्लेटों को यानी पहले प्लेटों को किसी बिंदु x या y या आप लोग a या b कुछ भी नाम दे सकते हैं, जब सभी प्लेट के यानी जितने संधारित्र हैं सभी प्लेटों को किसी बिंदु से जोड़ दिया जाता है, जिसका नाम a भी हो सकता है b भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है बाबू, यहाँ पे सभी आप बच्चे समझिएगा। यहाँ पे कि संधारित्रों के जितने भी प्लेट है ना उसके पहले प्लेट को किसी बिंदु a से जोड़ दिया जाता है और दूसरे प्लेट को किसी बिंदु B से जोड़ दिया जाता है। सभी प्लेटों के दूसरे जितने संधारित्र है उसके दूसरे प्लेट को किसी बिंदु यहाँ पे B से जोड़ दिया जाता है, Y से जोड़ दिया जाए, X से कुछ भी नाम रख सकते हैं। ऐसे क्रम में अगर जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा, संधारित्रों का समानांतर क्रम समायोजन कहलाएगा। तो ये भी आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए समानांतर क्रम समायोजन में दो या दो से अधिक संधारित्रों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु X से जोड़ दिया जाता है, जबकि प्रत्येक संधारित्र के दूसरे प्लेट को बिंदु Y से जोड़ दिया जाता है। तभी आप देखिए यदि अधिक यहाँ आप देखिए संधारित्र तो आगे भी इसी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी एक और ही संधारित्र हो तो क्या यहाँ पे भी ऐसे लगा के इसको भी ऐसे इसको भी ऐसे जोड़ दिया जाता है, उसे हम लोग संधारित्रों का समानांतर क्रम कहते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, संधारित्रों की धारिता किसे कहा जाता है। तो संधारित्र की धारिता किसे कहते हैं, तो किसी ऐसे दो चालक का युग्म जिस पर बराबर तथा विपरीत आवेश हो संधारित्र की धारिता कहलाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। C= क्या होता है, Q/V होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संधारित्र को की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पहला कि इसको किसी भी संधारित्र को धारित में निम्नलिखित कारकों पे ये क्या होता है, निर्भर रहता है। पहला प्लेटों के क्षेत्रफल पे ये निर्भर करेगा, प्लेटों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है, प्लेटों के माध्यम पे निर्भर करता है। तो ये सब क्या होते हैं, इसके प्रभावित करने वाले कारक होते हैं किसी भी संधारित्र को। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए 21 नंबर की, विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। यहाँ पे आप लोग इसको समझिएगा कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। देखिए किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को चालक में प्रवाहित हम लोग क्या कह सकते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है, करंट को I से न प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी चालक में अगर Q आवेश T समय तक लगातार प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T हो जाएगा। यानी बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को प्यारे बच्चों हम इसे क्या कहेंगे, विद्युत धारा। अगर मान लीजिए कि किसी, यहाँ देखिए यदि मान लीजिए किसी चालक में Q आवेश T समय तक यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या कहेंगे, हमारा जो प्यारे बच्चों धारा निकल के आएगा, करंट निकल के आएगा, आवेश बटा समय निकल के आएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अब देखिए कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब प्रति सेकंड होता है, कूलम्ब प्रति सेकंड। यहाँ पे आपको याद रखना है कूलम्ब प्रति सेकंड होता है, अथवा इसको एम्पियर भी कहा जाता है। धारा को एम्पियर में मापते हैं तथा यह एक क्या होता है, अदिश होता है। और यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब आवेश होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए धारा घनत्व क्या होता है, घनत्व का मतलब समझिए कि कितना क्षेत्रफल में वो प्रवाहित हो रहा है, कितना क्षेत्रफल में धारा प्रवाहित हो रहा है, कि धारा कितने क्षेत्रफल में बह रही है, धारा कितने
क्षेत्रफल के हिसाब से धारा हमारी प्रवाहित हो रही है उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, धारा घनत्व, यानी कितने की मात्रा में हमारी धारा प्रवाहित हो रही है उसे क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। तो समझिएगा कि किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा के मान को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है तथा इसकी जो दिशा होती है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होती है इसकी जो दिशा होती है ना, जो वो धारा घनत्व की दिशा यानी क्या होती है, धारा की दिशा, जिस तरह धारा बहेगा उसी टाइप में ये क्या करेगा, बहेगा। और इसको प्रायः जे से व्यक्त किया जाता है और जे बराबर क्या होता है, ए बटा यहाँ पे आई बटा क्या होता है, ए जे होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। विमीय सूत्र प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सब इसको याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम कम है और यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है। चलिए, वैद्युत सेल क्या कहलाता है, विद्युत सेल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेल क्या कहलाएगा, बहुत बढ़िया। तो देखिए, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। इस प्रकार के सेल को हम लोग विद्युत सेल कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सेल क्या करती है, जो रासायनिक ऊर्जा यानी जो प्यारे बच्चों हमारा हो गया केमिकल एनर्जी, उसको डायरेक्टली क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है तथा परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, विद्युत सेल कहेंगे। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है कि इसमें धातु के दो क्षण होते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कैथोड एनोड। अगला आ जाएंगे आप, देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ आप देखिए सेल का विद्युत वाहक बल पूछा गया। तो देखिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। समझे, यहाँ पे आप लोग इसको समझिएगा कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में क्या प्रवाहित करने में जितना सेल द्वारा प्यारा बच्चों क्या लगेगा, मतलब सेल द्वारा जितना भी ऊर्जा लगेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। इसे ई के द्वारा सूचित किया जाता है। यदि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा प्यारे बच्चों क्या हो, प्यारे बच्चों यहाँ पे W है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, यहाँ पे इसको ई द्वारा प्रदर्शित करेंगे और ये क्या हो जाएगा, W बटा Q हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए, ओम का नियम क्या होता है, बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन बार बार आता है और आपको इसको पढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी करते रहिए ताकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। आप लोग एक बार शेयर करते रहिए सभी बच्चे। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या आ गया कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या कहता है, तो जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने 1886 में किसी चालक के सिर पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के संबंध में एक नियम का प्रत्यय स्थापित किया जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। देखिए, ओम के नियम के अनुसार असली खेला यहाँ पे स्टार्ट होता है कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि ये ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें जो प्रवाहित विद्युत धारा होती है ना, उसके प्यारे बच्चों क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ देखिए, किसी चालक में लगाया गया विभवांतर जिसको हम लोग भी से सूचित करते हैं तथा उसमें प्रवाहित धारा आई ओम के नियम को परिभाषित करती है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी समानुपाती क्या होगा प्यारे बच्चों, आई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे भी है तो भी समानुपाती हटेगा इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, कांस्टेंट आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आई, भी इक्वल टू क्या होता है आर आई, जो कि हमारा ओम का नियम होता है। ये भी समझ गए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला क्वेश्चन आ जाए कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध क्या होता है, जो विद्युत धारा के चाल में रुकावट पैदा करे, जो विद्युत धारा में रुकावट पैदा करे, जो विद्युत धारा को ऊष्मा में बदल दे, जो विद्युत धारा को ताप में बदल दे, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो विद्युत धारा के कार्य में रुकावट पैदा करे उसे प्रतिरोध कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसका एसआई यूनिट ओम होता है। तो यहाँ पे चलिए पहले इसको समझ लेते हैं। क्या है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार में कुछ बाधाएं आती हैं जो विद्युत धारा को चलने की दिशा के विरोध करती हैं।
और यही बाधाओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो सिंपल सा आपको या तो ये लिख देना या जो हम आपको बताए हैं वो लिखना है कि जो विद्युत धारा के कार्य में रुकावट पैदा करे उसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे प्रतिरोध कह सकते हैं। या तो जो विद्युत धारा को ऊर्जा में उष्मा में बदल दे या विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल दे उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध, जिसको प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे ओम से सूचित करते हैं। और इसका प्यारे बच्चों डायमेंशन अगर आपसे पूछे तो ml की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -2 होता है। और यहाँ पे आपको लिखना है कि यदि चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाने पर चालक में प्रवाहित धारा E है तो प्रतिरोध R क्या होता है, V/I होता है। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है। बिल्कुल यहाँ पे प्रतिरोध आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला आज ये क्वेश्चन यहाँ पे कि विद्युत चालकता क्या होता है। विद्युत चालकता क्या होता है समझिएगा। तो विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहेंगे। अब यहाँ देखिए इसका जो प्यारे बच्चों क्या होता है, मात्रक होता है ना, ओम इनवर्स होता है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, विद्युत चालकता का मात्रक ओम इनवर्स होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि 1/ओम होता है, ओम ऊपर जाएगा क्या होगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखेंगे इसका ऐसा ही मात्रक ओम इनवर्स, यहाँ पे देखिए ओम इनवर्स होता है, अथवा इसका ऐसा ही पद्धति में इसको मोह भी कहा जाता है, मोह भी कहा जाता है। तथा यहाँ पे देखिए इसका विमीय सूत्र जो होगा ना प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, जो कि कई बार अनगिनत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको समझिएगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, और ये बार बार आने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सभी के सभी गेस क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो कि 50 है और ये आपको याद रखने हैं। चलिए किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। हम देखें किसी विद्युत परिपथ में किसी भी, यहाँ आप देख लीजिए क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में, आप देखिए समझिएगा, किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, यानी ये विद्युत परिपथ है, इसमें मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमारा शून्य होगा। ये क्या है, किसी बिंदु विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराएं आए या धारा आए या धारा प्यारे बच्चों क्या हो जाए, जाए, सबका बीजगणितीय योग कीजिएगा ना तो वो प्यारे बच्चों शून्य के ही हिसाब से होगा, यानी शून्य ही होगा। तो यहाँ पे यही होता है हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम। तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, किरचॉफ के प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहते हैं, पॉइंट रूल भी कहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखने की, माना कि किसी विद्युत परिपथ में I1, I2, I3 और I4 धाराएं प्यारे बच्चों बह रही है, जिसमें जीरो संधि O पे मिल रहा है जो कि वहां पे दिखा रहा है। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार क्या होगा, जो धाराएं आ रही है, यानी हमारा I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, I3 आ रहा है, लेकिन जो धारा हमारी जा रही है इधर, उसे हम लोग माइनस करेंगे और सबका बीजगणितीय योग हमारा क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये माइनस में यहाँ देखिए, मान लीजिए कि I1 धारा आ रही है, I1 धारा आ रही है, I2 धारा आ रही है, प्लस में लिखेंगे, जबकि I3 धारा भी आ रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस, यहाँ पे क्या I4 हमारा जा रहा है तो माइनस। अब इसको प्यारे बच्चों बराबर को उधर करेंगे तो ये भी प्लस में हो जाएगा ना, यानी ये I4 हो जाएगा, यानी I4 भी जा रहा है, और सबका बीजगणितीय योग हमारा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी बिंदु, किसी परिपथ के किसी बिंदु पर, यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसी परिपथ के, विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हमारा शून्य होता है, जिसे हम लोग पॉइंट रूल भी कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम समायोजन क्या होता है। प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम समायोजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध है प्यारे बच्चों की, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम समायोजन क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम समायोजन क्या होता है। देखिए श्रेणीक्रम समायोजन में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और यहाँ देखिए तीसरे प्रतिरोध का, यहाँ देखिए दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम समायोजन करते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रेणीक्रम समायोजन क्या है। तो देखिए श्रेणीक्रम समायोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरों को, ये प्रतिरोध है, ये दूसरा सिरा, उसको प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, ये दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरों से कनेक्ट कर दिया जाता है, जबकि दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरों को तीसरे के पहले से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम समायोजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको लिख देना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाएगी प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या होता है। ये प्रतिरोध है वो क्या थे, संधारित्र थे।
तो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम समायोजन हमारा क्या कहता है बाबू की समानांतर क्रम समायोजन में सभी प्रतिरोध के एक सिरों को बिंदु ए से तथा सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरों को बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है और आगे जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको इसी क्रम में जोड़ा जाएगा, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं तो प्यारे बच्चों प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये प्रतिरोध है, इसके पहले सिरों को बिंदु ए से जितने भी प्रतिरोध हो, मान लीजिए यहाँ पे एक और प्रतिरोध होगा, इसको भी इसमें जोड़ देंगे और दूसरे सिरों को प्यारे बच्चों किसी बिंदु बी वाई कुछ भी मान लीजिए उससे जोड़ देते हैं। यहाँ पे वाई लिखा है, यहाँ पे एक्स, कुछ भी आप लिख सकते हैं और इसमें जोड़ने इसी क्रम से जोड़ने के प्यारे बच्चों प्रक्रिया को हम लोग क्या कर सकते हैं तो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं। अगला यहाँ पे आज ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आज ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लिखें। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लिखें। दाएं हाथ का नियम ये है प्यारे बच्चों, दाएं हाथ का नियम ध्यान रखिएगा। ये क्या है हमारा दाएं हाथ का नियम है, समझिएगा प्यारे बच्चों दाएं हाथ का नियम क्या है। सबसे पहले यहाँ पे उंगली का नाम पता होना चाहिए आपको, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा, तर्जनी मध्यमा क्या है प्यारे बच्चों, तर्जनी यहाँ देखिए तर्जनी ये हो गया, मध्यमा हो गया, अंगूठा ये हो गया। तो यहाँ पे आपको देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ना, दाएं हाथ का नियम में कैसे लिखना है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो प्यारे बच्चों जो अंगूठा होगा प्यारे बच्चों ये गति को इंगित करेगा। ये अंगूठा जो है प्यारे बच्चों किसको, मोशन को इंगित करेगा, गति को इंगित करेगा। जबकि जो तर्जनी होगी प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिकल फील्ड को प्रदर्शित करेगा और जो मध्यमा होगा ना ये करंट को प्रदर्शित करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बोलते हैं। यानी यहाँ पे देखिए हम अपने दाहिने हाथ के तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये हमारा प्यारे बच्चों मोशन का काम करे, ये क्या करे इलेक्ट्रिकल फील्ड का काम करे और ये करंट का काम करे। यहाँ पे देखिए इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं तो यहाँ पे फ्लेमिंग के प्यारे बच्चों दाएं हाथ का नियम कहते हैं। समझिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो अंगूठा चाल की दिशा की गति को दर्शाता है, चालक की गति को दर्शाता है और यहाँ देखिए जो तर्जनी होती है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, इलेक्ट्रिकल फील्ड को दर्शाती है। जबकि प्यारे बच्चों जो हमारा यहाँ पे होता है ना मध्यमा जो अंगूठी होती है विद्युत धारा में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, जिसे हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। ये भी समझ में आ गया। अब देखिए बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, दोनों में से एक तो कन्फर्म है, दोनों में से एक प्यारे बच्चों क्वेश्चन कन्फर्म है तो है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। देखिए बाएं हाथ का नियम क्या कहता है तो इसमें प्यारे बच्चों अलग है। देखिएगा बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि आप देखिए अगर हम अपने इस नियम के अनुसार अगर हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि प्यारे बच्चों ये तीनों एक दूसरे के परस्पर क्या हो, लंबवत हो, दोनों में लंबवत होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे अंगूठा है वो बल की दिशा को ज्ञात करता है, जिसमें ये अंगूठा वो बल की दिशा है। अब यहाँ पे देख लीजिए जो तर्जनी उंगलियां हैं, यानी ये जो उंगली है तर्जनी उंगली, ये जो उंगली है ब्लू वाला इन वाला, ये जो तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जबकि ये प्यारे बच्चों जो मध्यम उंगली हो ना वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहेंगे। तो यहाँ पे क्या, इसमें ये अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। इसमें क्या करता है, अंगूठा बल की दिशा को, जो तर्जनी उंगली है वो प्यारे बच्चों क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। जबकि जो ये हमारे माध्यमी उंगली होती है ना, ये विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो इससे ही हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अगला आज ये प्यारे बच्चों लॉरेंज बल किसे कहते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए कि लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, लॉरेंज बल आखिर है क्या। देखिए लॉरेंज बल क्या होता है, तो देखिए जब कोई आवेशित, यहाँ देखिए कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है और इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि लॉरेंज बल आखिर होता क्या है। तो देखिए जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित करते जिसपे चार्ज हो, किसी भी वस्तु पे चार्ज हो, उसको चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप गति कराएंगे तो उसमें कार्यकाली बल कार्य करने लगता है, ऑटोमेटिक एक बल कार्य करने लगता है। उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो लॉरेंज बल कहते हैं। इसे चुंबकीय, यहाँ देखिए क्या, चुंबकीय बल भी कहते हैं।
तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पे कार्यकाली बल कार्य करने लगता है। उसी बल को हम लोग लॉरेंज बल कहते हैं, चुंबकीय बल भी कहते हैं। अब यहाँ देखिए लॉरेंज बल की दिशा कण तथा चुंबक दोनों के चलने की दिशा की क्या होती है बाबू, लंबवत होती है। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है। जल्दी जल्दी देखते चले, इसका पीडीएफ भी बताएंगे कहाँ पे मिलेगा, तो सभी बच्चे इसको देखते चलिए। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला यहाँ पे है कि यहाँ पे देखिए जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। अगर मान लीजिए कि जब किसी चालक तार में अगर आप विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो क्या करेंगे, ये समझिए कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो यहाँ देखिए, तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो उसके चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बायो तथा सर्वर्ट फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने धारावाही यहाँ देखिए चालक पर अपने प्रयोग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे हम लोग बायो सर्वर्ट का नियम कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है कि बायो सर्वर्ट का नियम क्या है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। क्वेश्चन ये है कि बायो सर्वर्ट का नियम क्या है, ये छूट गया है लिखना। बायो सर्वर्ट का नियम क्या है और जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। बायो सर्वर्ट का नियम क्या है और जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको ये लिखना है कि जब चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो बायो तथा सर्वर्ट जो है वैज्ञानिक थे। यानी आप लोग नहीं समझ रहे कि हम कहना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लिखा है, वो लिखना हम भूल गए हैं कि बायो सर्वर्ट का नियम क्या है। और यहाँ पे आपको लिखना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। क्वेश्चन ये है एक ही में। तो यहाँ आप देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। तो लिखना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है ना तो चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो जाता है। अब यहाँ देखिए इस जो यहाँ पे जो बायो सर्वर्ट का नियम है तो दो वैज्ञानिक थे, एक तो बायो एक सर्वर्ट, फ्रांस के ये दोनों थे जिन्होंने धारावाही चालक पर अनेक प्रयोग द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया और एक सूत्र प्रस्तुत किया जिसे हम लोग बायो सर्वर्ट का नियम कहते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, डिफेक्ट है, इसको छोड़ दीजिएगा, अगला में हम करा देंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 35 नंबर के संट के दो उपयोग लेके 5 से 7 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ज्यादा बार ये आया हुआ क्वेश्चन है प्यारे, तो इसको आपको याद रखना है कि संट के दो उपयोग लिखने हैं। संट के कौन कौन से दो उपयोग हैं बाबू, यहाँ आप देखिए संट के दो उपयोग। तो संट को प्यारे बच्चों लगाकर हम किसी भी माप सीमा को बढ़ा सकते हैं। संट लगाकर किसी भी प्यारे बच्चों किसी भी चीज की सिकुड़ाईता को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है कि इसके उपयोग से सुग्राही विद्युत धारा मापी या गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जा सकता है। दूसरा लिखना है कि संट के उपयोग से धारा मापी की विभोक्ता किया जा सकता है तथा संट के प्यारे बच्चों मान को बदलकर धारा मापी में के प्रवास में भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हम लिख दिए, थोड़ा सा हार्ड लिख दिए। संट लगा के धारा मापी की सुग्राहिता हम बढ़ा सकते हैं, आप ऐसे लिख दीजिएगा। संट लगाकर किसी विद्युत धारा की माप सीमा भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। संट लगाकर हम लोग किसी भी परपथ की सुरक्षा कर सकते हैं। संट लगाकर किसी भी परपथ की सुरक्षा हम लोग जलने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे में लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड है, जो बताए हैं आप लोग लिख दीजिएगा। अगला आ जाएगी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबक का जो अपना क्षेत्र होगा वही ना चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसका संतुलन बना रहे कि जिसके अंदर कोई भी चुंबकीय पदार्थ है उसको अपने तरफ आकर्षित कर ले, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। बस समझ लीजिए क्षेत्र माने चुंबक का क्षेत्र, तो चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक क्या हो उसका प्रभाव रहे और उसके अंदर जो भी चुंबकीय पदार्थ है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर ले, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। देखिए किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण स्थापित हो जाता है जिसके कारण चुंबकीय सुई घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। तो यहाँ पे आपको ऐसे भी डिफिनेशन लिख देना है, जैसे बताए हैं वैसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अगला आज यहाँ आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ये क्या था क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, दोनों एक ही है। ये देखिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है, बहुत बढ़िया, ये खास करके 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन लॉन्ग में इसको बता देंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम इसका डेफिनेशन बता रहे हैं, कहीं 2 नंबर में आए तो आप लोग लिख सकें। ये देखिए साइक्लोट्रॉन क्या है, तो एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आवेशित कणों पर आयनों को उच्च, यहाँ देखिए
उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए किया जाता है उसे साइक्लोट्रॉन हम लोग कहते हैं। वह वो आता है साइक्लोट्रॉन क्या है, बनावट, कार्यविधि सब लिखे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। यहाँ देखिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आवेशित कण या आयनों को उच्च, यहाँ देखिए अति उच्च ऊर्जाओं तक त्वरित करने में किया जाता है, उस उपकरण को हम लोग साइक्लोट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना। अगला आ जाएगा चल कुंडली धारामापी क्या है। चल कुंडली प्यारे बच्चों धारामापी क्या है, पूरा 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। चल कुंडली धारामापी क्या है, तो वह उपकरण जिसमें किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का यहाँ देखिए सूचन किया जा सकता है, इस प्रकार के उपकरण को चल कुंडली धारामापी कहते हैं। यहाँ देखिए वह उपकरण जिसके किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का क्या किया जाता है, संसूचन किया जाता है, और इस प्रकार के उपकरण को ही हम लोग क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि धारामापी कहते हैं। अब यहाँ देखिए चल कुंडली धारामापी की क्रिया चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही कुंडली पर यहाँ पे क्या होती है, आरोपित बल आघूर्ण यहाँ पे अधिकतर होती है। तो यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला आ जाइए, ये देखिए कि विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में दो अंतर लिखे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 55 मिनट हो गया बाबू, 55 मिनट में आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी नहीं बताएगा, इतना समझा के इतना गारंटी है। 20-20 क्वेश्चन में आपका 1-1 घंटा लग जाता है। ये देखिए क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में दो अंतर लिखे। तो बाबू यहाँ देखिए पहला विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक जो होता है वो नर्म लोहा का बना होता है, जैसे हम लोग मुलायम इस्पात हो गया। यहाँ देखिए विद्युत चुंबक नरम लोहा का लौह चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं, जैसे मुलायम इस्पात। यहाँ देखिए, और इसमें लिखना है कि इसमें एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है जो जब तक यहाँ पे रहता है जब तक इसकी कुंडलियों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए विद्युत चुंबक लिख देना है, और यहाँ पे क्या लिख देना, अस्थायी चुंबक। आप घेर भी सकते हैं, हमको घेरने में दिक्कत होता है तो हम सीधे सीधे लिख दिए। पहला जो विद्युत चुंबक होता है वो नरम लोहा पदार्थ का, मतलब नरम लोह चुंबकीय पदार्थ का बना होता है, जैसे मुलायम इस्पात। यहाँ पे पहला हो गया। जबकि यहाँ पे अस्थायी चुंबक क्या होता है, यह एक कठोर लोह चुंबकीय पदार्थ से बने होते हैं, जैसे स्टील हो गया। दोनों में एक डिफरेंस हो गया। दूसरा लिखना है कि इसमें एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है, एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसमें एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें इसमें क्या होता है, कठोर में प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे हमारा होता है ना अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक में अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है, जबकि विद्युत चुंबक में अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ये जब तक रहता है जब तक इसकी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। तो यहाँ पे ये भी आप लोग डिफरेंस लिख दीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए 41 नंबर की, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों के व्यवहार को अलग अलग करने वाले दो विशेषताओं को लिखें। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है कि आप देखिए अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के व्यवहार को अलग अलग करने वाले दो विशेषताओं को बताना है। तो यहाँ देखिए पहला लिखिएगा अनुचुंबकीय, यहाँ पे क्या लिखिएगा अनुचुंबकीय, दूसरा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। यानी यहाँ पे लिखना है कि अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होंगे, जबकि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे चुंबक द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। यहाँ आप देखिए प्रतिकर्षित होते हैं, कमजोर रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। यहाँ पे उल्टा लिखा है, उसमें आकर्षित होते हैं, इसमें प्रतिकर्षित होते हैं। अब यहाँ देखिए किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता संवेदनशीलता सकारात्मक लेकिन बहुत ही छोटी होती है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता संवेदनशील ऋणात्मक लेकिन बहुत ही छोटी होती है। इसमें क्या होता है, सकारात्मक होता है, इसमें क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे आपको ये सब लिख देना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लिख सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं बाबू यहाँ पे कि एक क्षण चुंबक को अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की व्याख्या करें। एक क्षण चुंबक का अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ देखिए अक्षीय स्थिति क्या होता है, तो क्षण चुंबक को उत्तर और दक्षिण ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखाओं पे कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाती है। यहाँ पे याद रखिएगा कि अक्षीय स्थिति क्या होती है, तो क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाली सरल रेखाओं पर कोई भी बिंदु हमारा क्या कहलाएगा, अक्षीय स्थिति कहलाएगा। जबकि निरक्षीय स्थिति क्या कहलाती है, तो क्षण चुंबक के केंद्र से
क्षण चुंबक के केंद्र से, इसमें उत्तरी दक्षिणी था, इसमें क्षण चुंबक के केंद्र से अक्ष के लंबवत गुजरने वाली समतल रेखा, प्यारे बच्चों यहाँ देखिए सरल रेखा या समतल रेखा कोई भी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति हमारी कहलाती है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करें और इसका ऐसा ही मात्रक लिखे। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स एक भौतिक राशि है जो किसी तल से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण परिमाण की माप है। इसे प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए संक्षेप में φm से निरूपित किया जाता है, इसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स को आपको ऐसे लिखना है कि चुंबकीय फ्लक्स एक भौतिक राशि होती है जो किसी तल से होकर गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र के संपूर्ण परिमाण की एक माप होती है। यहाँ पे जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कह सकते हैं। इसके संक्षेप में FIM से सूचित किया जाता है, जबकि इसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। तो ये भी क्वेश्चन खत्म। अगला आ जाइए प्यारे बच्चों कि नमन कोण को परिभाषित करें। बहु 50 क्वेश्चन पूरा करवाने वाले हैं आपको, और ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चैप्टर 1 से लेकर 8 तक का पूरा गेस क्वेश्चन है, इसमें से याद कर लिया आपका भविष्य बन सकता है 12th का। देखिए नमन कोण को परिभाषित करें। नमन कोण क्या होता है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय यमयोत्तर की क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को नमन कोण कहते हैं। समझिएगा, नमन कोण या नीति कोण किसे कहते हैं, तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय यमयोत्तर के क्षैतिज दिशा के बीच के कोण को हम लोग नमन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाएगी ट्रांसफार्मर का करोड़ परतदार बनाया जाता है, क्यों? ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार क्यों बनाया जाता है? तो ट्रांसफार्मर करोड़ को परतदार बनाया जाता है जो कि एडी करंट उसमें उत्पन्न होती है उससे बचने के लिए, यानी भंवर धाराओं से बचने के लिए। देखिए भंवर धाराओं के कारण होने वाली विद्युत ऊर्जा की बर्बादी को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार बनाया जाता है। ये हम आपको कई बार समझा चुके हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जब कोई धातु का टुकड़ा संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे उसमें क्या होती है एडी करंट उत्पन्न हो जाती है। तो उसी एडी करंट से बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के करोड़ को परतदार बनाते हैं। तो ये सेम बात इसमें लिखा गया है, तो यहाँ पे आप लोग भी लिख दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चले ए मीटर और वोल्ट मीटर में क्या अंतर है, तो ए मीटर और वोल्ट मीटर में प्यारे बच्चों क्या अंतर है, बहुत सारा अंतर है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए मीटर जो होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये क्या है, ए मीटर है, ये क्या है हमारा वोल्ट मीटर है। तो देखिए ए मीटर क्या होता है, इसे धारा मापा जाता है। आ मीटर से प्यारे बच्चों क्या है, करंट को मापा जाता है, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ आप देखिए ए मीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ आप देखिए ए मीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, आदर्श ए मीटर का 0 होता है, कुछ भी लिख सकते हैं। और वोल्ट मीटर में क्या होता है, इसे विभवांतर में मापा जाता है, इसलिए इसको किसमें, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा उच्च होता है, आदर्श वोल्ट मीटर का तो अनंत ही होता है। आप लोग ये सब लिख सकते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए, इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से इसको देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 47 नंबर की, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी दक्षता से आप क्या समझते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग प्रतिवर्ती धारा को लो वोल्टेज को हाई में तथा हाई को लो में परिवर्तित किया जाता है, जिसे हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर दक्षता क्या होती है, तो किसी ट्रांसफार्मर की आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप हमारे पास ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और आ गया तो क्या, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो लो वोल्टेज को हाई में और हाई वोल्टेज को लो में प्यारे बच्चों कन्वर्ट करती है। हो गया ये ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता वो होती है कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को, आउटपुट पावर और इनपुट पावर के अनुपात को हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है, आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, यानी PO माइनस PI। अब देखिए ट्रांसफार्मर की ताम्र, यहाँ आप देखिए क्षति को समझाए, ताम्र क्षय यानी ताम्र क्षति को समझाए। यानी देखिए ताम्र क्षति क्या होता है, तो एक ट्रांसफार्मर में तांबे की यहाँ देखिए कुंडलियों में, यहाँ आप देखिए कुंडलियों में प्यारे बच्चों क्या होती है, प्रतिरोध होता है, जिससे यहाँ देखिए जिसके कारण उष्मा ऊर्जा के रूप में प्यारे बच्चों क्या होती है, क्षति होती है। यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे कौन किसके द्वारा ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय होता है, तो आप लोग बताते हैं कि ताम्र क्षय के द्वारा, कॉपर लॉस के द्वारा। यानी कहने का मतलब वही है कि एक ट्रांसफार्मर के तांबे को कुंडली में कुछ यहाँ आप देखिए प्रतिरोध होता है, जो जिसके कारण उष्मा क्या कर जाता है प्यारे बच्चों के रूप में क्या होने लगता है, ऊर्जा का ह्रास होने लगता है, जिसको हम लोग ताम्रक्षय कहते हैं। अगला आज 49 नंबर के विद्युतीय चुंबकीय तरंग क्या है। विद्युतीय चुंबकीय तरंग बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए पूछा गया कितनी बार है, तो वे तरंग जिसके संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो ब्रह्मांड में यहाँ पे क्या होता है, जो
निर्वात में भी क्या होती है, संचरित होती है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग कहते हैं। जैसे एक्स किरण हो गया, गामा किरण हो गया, आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, ये प्यारे बच्चों क्या होते हैं, हमारे विद्युतीय चुंबकीय तरंग होते हैं। तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा कि वे तरंग जिसको संचरित होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जो कि हमेशा निर्वात में भी क्या होती है, संचरित होती है, उसे हम लोग क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, विद्युतीय चुंबकीय तरंग कर सकते हैं। अगला आरजी की विद्युतीय चुंबकीय तरंग के 2 गुण, ये अंतिम क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, यानी हम आपको 50 क्वेश्चन मात्र प्यारे बच्चों 1 घंटा 4 मिनट में हम आपको बता दिए, समझ लीजिए, और इतना आसानी से आपको बताएं, और इसका पीडीएफ भी दे देंगे बाबू। तो देखिए यहाँ पे विद्युतीय चुंबकीय तरंग के 2 गुण बताइए। पहला, विद्युतीय चुंबकीय तरंग की प्रकृति जो होगी अनुप्रस्थ होगी, और निर्वात में भी किसी भी माध्यम में ये यात्रा कर सकती हैं, ये किसी भी माध्यम में यात्रा कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसको लिख दीजिएगा, 3-4 वो पूछेगा वो भी लिख दीजिएगा। तो चलिए बाबू एक बार बता दीजिए कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसा लगा। जो बच्चे पढ़ लिए उनका रिवीजन हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट 2 से 3 दिन में आएगा, जिसमें से 50 से 51 से 100 तक क्वेश्चन, 51 से 100 तक। उसके बाद से पूरा फिजिक्स से आपका सब्जेक्टिव का खत्म, टाइम फिश, फिर केमिस्ट्री खत्म बाबू, ऐसे ही बायो खत्म, सब खत्म करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे ये हो गया। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। लाइक नहीं किए बाबू, फटाफट से लाइक भी कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर नोट कीजिए 91 35 74 20 24। अब कब मिलेंगे, 11 AM में जबरदस्त तरीके के रिविजन बायो के क्लास में मिलेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा। और यहाँ देखिए PDF कहाँ मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जैसे ही इसका पोस्ट हम लिखवा रहे हैं, लिख देगा मेरा चेला, एक रखें, तो उसके बाद से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बता देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आस्क बोर्ड सर्च करना है, जैसे ही सर्च कीजिएगा ऐसा आएगा, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक कीजिएगा, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको यहीं पे दिखेगा, यहीं पे शुरू में ही दिखेगा कि फिजिक्स के 50 वायरल सब्जेक्टिव डाउनलोड करें। आपको उसी पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।